नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और ये खबर वाराणसी से है, जहां वापुरी विधानसभा के मेहदीगंज में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा जिलाध्यक्ष अमन सोनकर के नेतृत्व में जिला उपाध्यक्ष व शिवापुरी विधानसभा प्रभारी देवेंद्र सीट और शिवापुरी विधानसभा के चारों मंडलाध्यक्ष विशाल बेनवंशी, विनय सिंह, मयंक पांडे, दीपक सिंह व महामंत्री आकाश पटेल, उपाध्यक्ष अभय मिश्रा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। और ये खबर मैनपुरी से है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री श्रीराम आश्रय विश्वकर्मा आज मैथिल ब्राह्मण महासभा मैनपुरी के पूर्व अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने उनके घर पहुंचे। श्री विश्वकर्मा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व शासकीय अधिवक्ता नेता के प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह यादव के पुत्र के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने उनके घर पहुंचे हैं। मैनपुरी के राजीव गांधी नगर के महेश शर्मा पुत्र व पुत्र बंधु के सड़क दुर्घटना होने से निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने उनके घर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने है, जो मैथिल ब्राह्मण महासभा मैनपुरी के पूर्व अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा के घर की है, जिनके घर निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा आज उनके घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की है और परिवार को ढांढस बताया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में बाइक से जा रहे 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मऊ जनपद की घोसी थाना के करीमुद्दीनपुर से 19 वर्षीय मोहम्मद कलीम अपने बुआ के घर आजमगढ़ की मुबारकपुर थाना के नवादा में शादी में शामिल होने सोमवार को आया था। इस दौरान उसके साथ उसके दोस्त करीमुद्दीनपुर निवासी 19 वर्षीय आसिफ और घोसी थाना के ही मदापुर निवासी 20 वर्षीय फैज, तीनों एक ही बाइक से रात में करीब 11 बजे नेवादा से अपने घर के लिए निकले। बताया जा रहा है कि मुबारकपुर थाना के ही दरियाबाद पुल के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और ताड़ के पेड़ से बुरी तरीके से टकरा गई। तीनों की मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए। रात का समय होने के चलते लोगों को देर में काफ़ी समय बाद पता चला। पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह डिटेल निकालकर उनके परिजनों को घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही मुबारकपुर से लेकर घोसी में कोहराम मच गया। परिजनों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी मौके पर थाना पहुंच गए। खुशी का माहौल पल भर में मातम में तब्दील हो गया। मामले में कलीम के चाचा मुश्ताक ने थाने पर एक्सीडेंट की तहरीर दी है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। इस लड़के जो है उसके बुआ के घर शादी थी, कुछ सामान पहुंचाने के लिए ये सब पहुंचा करके वापस जा रहे थे। घोसी शादी आज है। अच्छा, कहाँ किस मोहल्ले में शादी थी, किस जगह? कहाँ बता रहे? नेवादा में। नेवादा में। अच्छा। तो यहाँ से सामान पहुँचा करके ये वापस फिर घोसी जा रहे थे। अच्छा, सुबह में फिर इन लोगों को आना था। कौन कौन बच्चे थे, क्या नाम उनके पिताजी का? नाम बताइए। नाम तो कलीम है। कलीम है। हाँ, उम्र लगभग लोगों की? हाँ, एक की 19 साल है, एक की लगभग 20 साल है और एक की उसकी भी लगभग 20 साल है। ये एक्सीडेंटल ही केस? हाँ, एक्सीडेंटली केस है। हाँ, उसमें कोई शक नहीं। कब की घटना होगी? ये 11 बजे रात की घटना है। आप लोगों को पता कब चला? सुबह 5 बजे सुबह भोर में? हाँ, दरोगा जी फ़ोन किए हैं तो बोल के हम ही रिसीव किए हैं। तो बोले हैं कि मुबारकपुर थाने पे आ जाइए, इस तरीके की घटना है। और ये खबर आजमगढ़ से है, जहां अनुराग आर्य ने आजमगढ़ एसपी का कार्यभार संभाला है और उन्होंने कहा है कि लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। बता दें कि मऊ में मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए अनुराग आर्य चर्चित रहे हैं। बता दें कि बरेली में एसपी इंटेलिजेंस के पद पर से ट्रांसफर होकर आए अनुराग आर्य ने सोमवार की रात जिले में पहुंचकर एसपी का चार्ज ले लिया। बागपत जिले के छपरौली निवासी अनुराग आर्य 2013 बैच के आईपीएस हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई के दौरान 2012 में उनको बैंक में मैनेजर की नौकरी मिली थी। नौकरी के दौरान 2012 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पहले प्रयास में ही उन्हें सफलता मिल गई। बैंक की नौकरी छोड़कर उन्होंने आईपीएस की ट्रेनिंग ली। पहली पोस्टिंग गाजियाबाद में हुई, फिर कानपुर, वाराणसी व मऊ में रहे। वह अलग हटकर काम करने के तरीकों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए अनुराग काफ़ी चर्चित रहे हैं। मीडिया से हुई बातचीत में आज क्या कुछ कहा नवागत एसपी अनुराग आर्य ने, सुनवाते हैं आपको।
कार्यभार ग्रहण किया गया है। आज सभी मीडिया कर्मियों से, मीडिया बंधुओं से वार्ता की गई। जो प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। मुख्य रूप से जो पुलिस का कोर काम है, ब्रेड एंड बटर का काम है, नंबर 1 लोगों की समस्याओं पे उनके साथ आदर के साथ पेश आना, व्यवहार अच्छा करना और उनकी समस्याओं को कानून के दायरे में रहते हुए हल कराने का पूरा प्रयास करना, जल्दी से जल्दी किसी भी घटनास्थल पर पहुंचना, उनकी मदद करना, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कानून की जितनी ताकत है उस पूरी ताकत को झोंक देना और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए ये प्रयास रहेगा कि अपराधियों को लगातार जेल के अंदर रखा जाए और उनको आर्थिक रूप से भी जो ऐसे अपराधी हैं जो अपराध से पैसा कमाते हैं उनको आर्थिक रूप से तोड़ा जाए, विभिन्न प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए। उसके साथ साथ ट्रैफिक की समस्या में सकारात्मक सुधार एसपी ट्रैफिक साहब यहाँ पे हैं, उनकी टीम के द्वारा लाया जाएगा। लोगों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करना, यूपी 112 का बेहतर रिस्पांस टाइम, पुलिस वेलफेयर के लिए कुछ चीज़ें शुरू करना पुलिस लाइन में और थानों में, और उसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं उनकी समस्याओं के निदान के लिए जो जिला मुख्यालय पे खासकर नहीं आ पाते हैं या अपनी समस्या ऊपर तक नहीं रख पाते हैं, उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए जिस पे उनकी समस्या का निदान 24 घंटे के अंदर किया जा सके। इन सभी चीज़ों पे फोकस रहेगा और इसके साथ साथ आप लोगों से लगातार संवाद में हम लोग रहेंगे। जो भी फीडबैक होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद वासियों से, आम जनता से अपील है कि हम लोग बहुत जल्दी एक गोपनीय नंबर जारी करेंगे। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से या SMS के माध्यम से कोई भी गोपनीय जानकारी साझा कर सकते हैं। वो नंबर मेरे पास रहेगा और उस पर पूरी गोपनीयता आपकी रखी जाएगी। खास करके कहीं गोकशी हो रही है, अवैध शराब का धंधा हो रहा है, कोई अवैध असलहा किसी के पास है, ऐसी सारी चीज़ों पे, या कोई ड्रग्स का कारोबार है, नकली नोटों का कारोबार है, इसके संबंध में अगर कोई भी आपके पास पुख्ता सूचना हो तो उसको आप पुलिस को देंगे तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे और साथ साथ आपकी गोपनीयता को भी बरकरार रखा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन जायदाद के मामले को लेकर क्राइम बढ़ गया, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? ज़मीन जायदाद में पुलिस और मजिस्ट्रेसी रेवेन्यू विभाग का जॉइंट रोल होता है। तो ऑलरेडी शासन की प्राथमिकताओं में से है समाधान दिवस, तहसील दिवस के माध्यम से ऐसे मामलों में जॉइंट टीम भेज के उनका निस्तारण कराना। और पुलिस के लिए स्पेसिफिकली हमारा आदेश रहेगा कि कानून के दायरे में रहते हुए जो भी ज़मीनी मामले हैं जिनमें आपस में झगड़ा है उसमें निरोधात्मक कार्रवाई कर ली जाए। अगर कोई ज़्यादा हावी पक्ष है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि किसी भी प्रकार से ना तो कानून व्यवस्था बिगड़े और ना ही कोई मारपीट के ऐसे प्रकरण हमारे सामने आए। थानों पे सुनवाई आपको 7 दिन के अंदर पूरा सिस्टम, थानों पे एक रेगुलेटेड सुनवाई का सिस्टम दिखाई देगा। इसकी डेली मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जाएगी और मुख्य जो मेरा बिंदु नंबर 1 है वो यही है कि थानों पे सुनवाई बेहतर शुरू हो और FIR दर्ज करने में पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई देरी ना की जाए। सोशल मीडिया में सर खबरें चलाई जाती हैं, अच्छी खबरें चलाई जाती हैं। सोशल मीडिया पे आप ये अगर अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई गलत पोस्ट करता है या ऐसी खबरें चलाता है जो जानबूझ के समाज में देश की भावना फैलाने के लिए चलाई गई हैं तो उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत करते हुए हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई भी किसी प्रकार की शरारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रभारी मुबारकपुर विधानसभा जावेद मंदे के नेतृत्व में मुबारकपुर विधानसभा के नेवी खुर्द गांव वासियों के साथ कांग्रेसियों ने ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया और मांग की कि बाढ़ के अस्थायी समाधान की व्यवस्था की जाए, किसानों के क्षतिग्रस्त सब्जी की फसलों का मुआवजा दिया जाए और गाँव के पश्चिम छोर से निकलने वाले खड़ंजे को हाईवे लिंक से जोड़कर ग्रामीणों के आवागमन की सुविधा बहाल की जाए। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा कि जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में आजमगढ़ कांग्रेस ने हमेशा पीड़ितों की लड़ाई लड़कर उन्हें न्याय दिलाने का कार्य किया है। नेवी खुर्द के ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए यदि प्रशासन शीघ्र आवश्यक कदम नहीं उठाता और उनके फसलों का उचित मुआवजा देता और रास्ते का निर्माण नहीं करता तो कांग्रेस पार्टी ग्रामीणों की मांगों के समर्थन में बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ जिले की कंदरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम गयासपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आई पीड़िता ने पत्रकारों से ही बातचीत में बताया कि कुछ मनबड़ और दबंग किस्म के लोग जमीन विवाद को लेकर हमारे दरवाजे पर चढ़कर मारपीट किए। वही पीड़िता लक्ष्मणा देवी का कहना है कि दबंगों द्वारा हमारे घर की बच्ची के साथ छेड़खानी भी किया गया। इसकी सूचना हमने अपने थाने पर दी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि हमारे परिवार में सचिन और नेहा का शरीर पर आई चोटों का डॉक्टरी मुआयना जिला चिकित्सालय में कराया गया। पीड़िता ने अपनी जान माल की गुहार लगाते हुए विपक्षियों के प्रति मुकदमा पंजीकृत करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की ताकि हमारी जान माल की सुरक्षा हो सके। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीना। कहाँ के रहने वाले हैं? गयासपुर के। थाना कंदरापुर। क्या मामला है आप आई हैं यहाँ पर? जमीन का मामला है सर।
क्या इसमें ज़मीन में क्या? ज़मीन का मामला है कि एक दूसरे का मकान गिर गया, हमारा जो घर के बगल में है उनका मकान गिर गया तो ये दूसरे वाले हड़पने चाहते थे। इसमें हमारे ससुर बोल दिए, वो हमारे पटदार ही हैं, हमारे ससुर बोल दिए। इसके बाद बोल कर के ये सब तो समाप्त हो गया। फिर इसके बाद ये 12 लोग आए, हमारे जमुना और अशोक विपिन, यही बुलाए थे सबको, और वो हमारे ससुर को मारने लगे, बहुत बुरी तरीक़ा से मारने लगे। जब हमारी ये लड़की निकली घर में से तो इसका भी कपड़ा लत्ता सब फाड़ने लगे, सब इसको घर में तक चढ़ लिए सर। तो इसकी शिकायत आप थाने पे की थी? हम थाने पे गए थे सर। क्या हुआ? थाना दीवान भगा देता, अंदर हल्ले नहीं देता है। क्या चाहती हैं आप लोग? अब यही कुछ कार्रवाई आप लोग कीजिए कि जो हम लोग को सुनवाई हो। यहाँ पर आई अभी एप्लीकेशन कप्तान साहब के लिए, क्या आश्वासन मिला है? वो बोले हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। आजमगढ़ से खबर है, जहां कांग्रेसी नेता पुनीत राय ने शहर में फैल रहे संक्रमण का ठेकरा नगर पालिका के मथे फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि नगर पालिका की घोर लापरवाही से संक्रमण फैलने की परिस्थितियां प्रबल हैं। गंदे पानी का सेवन आम जनमानस कर रहा है। सरकारी हैंडपंप बंद पड़े हुए हैं, प्रकाश व्यवस्था शून्य पड़ी है, जबकि सामने दीपावली का त्यौहार है। उन्होंने भी कहा कि नगर पालिका के सिस्टम को जंग लग गया है। शहर के आराजीबाग मोहल्ले की 6 गलियों में पाइपलाइन तक नहीं भेजी है, लेकिन जलकर की रसीद घर घर पहुँचाई जा रही है, जबकि नियम है कि 100 मीटर तक पाइपलाइन नहीं रहेगी तो जलकर नहीं देना पड़ेगा। मेरे वार्ड आराजीबाग में 300 मीटर तक पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है, उसके बावजूद जलकर वसूला जा रहा है, जबकि सुविधा के नाम पर नगर पालिका शून्य पड़ी हुई है। 5 अक्टूबर से अब तक निवेदन किया गया, परंतु अब तक कोई लाइट बनाने वाला नहीं आया। नगर पालिका की इस घोर लापरवाही और अनसुनी की मैं निंदा करता हूँ। अभी आपका? मेरा नाम पुनीत राय है, मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरी पत्नी आराजीबाग वार्ड की सभासद है। अच्छा, तो क्या समस्या आ रही नगर पालिका को लेकर कि आप जो शिकायत नगर पालिका को लेकर कर रहे हैं? 29/6/2021 को जो है माननीय एसडीएम साहब जो है उस समय चार्ज में थे, और हम लोगों ने आदेशित कराया कि हमारे वार्ड में विगत 5-6 मोहल्लों में ऐसी स्थिति है कि जिसमें पाइपलाइन तक नहीं बिछी। अच्छा। उसके बाद भी जलकर जो है ग्रेटर का 3 गुना होता है। अच्छा। जबकि जियो यह है कि 100 मीटर तक अगर पाइपलाइन नहीं बिछी तो वह जलकर दे नहीं होगा। 300 मीटर तक पाइपलाइन नहीं बिछी है, उसके बावजूद भी जलकर जो है घरों तक पर्ची बांटी जा रही है। सुविधा के नाम पे नगर पालिका शून्य पड़ी हुई है। हैंड पाइप वगैरह जो भी खराब पड़ी हुई है जलकल में, यही सुरेंद्र राम से बात करने पे वह बार बार कहते हैं यहाँ कोई ठेकेदार नहीं, कोई वो नहीं है। अच्छा, सुरेंद्र राम कौन है? यही है जलकल के। अच्छा, जलकल के किस पद पे जो कि तैनात हैं सुरेंद्र जी? यही साहब। यही साहब। अच्छा, तुमसे आपने क्या शिकायत की? मैंने उनसे कहा कि इस तरीके का एसडीएम साहब का आदेश, और मोहल्ले में जहाँ पे सप्लाई नहीं गई हुई है, मशीनें हैं वो भी खराब पड़ी हुई जी। आम जनमानस को चूँकि नगर पालिका में टैक्स दे रहे हैं तो उनको जल की और सफाई की व्यवस्था मिलनी चाहिए, ये उनका मौलिक अधिकार है। उसके बावजूद जलकल विभाग के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही। ये साहब बार बार कहते हैं कि हमारे पास कोई कर्मचारी नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, और वो अपने कार्य को कराने में असक्षम दर्शाते हैं। यही प्रकाश विभाग को दे लिया जाए, पीछे दशहरा बीत गया। 5 अक्टूबर से कंप्लेन पड़ी हुई है, बीच में ट्रांसफ़र को लेके पुरेंद्र सिंह जी और लाल बहादुर जी का मामला चल रहा था, ट्रांसफ़र हो भी गया। लाल बहादुर जी वर्तमान में विद्यमान है, ईओ साहब से भी कहने पे और इनसे भी। यह लोग जो है बार बार डीएम साहब, जज साहब और कमिश्नर साहब का हवाला देते हुए कार्य नहीं करा रहे, जबकि अन्य वार्डों में इनकी कार्यप्रणाली सुव्यवस्थित चल रही है। तो सर, जलकल विभाग को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन गलियों में पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है उनका जलकर माफ़ किया जाए और आम जनमानस का शोषण बंद किया जाए। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के विकासखंड महाराजगंज और बिलरियागंज क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त घोषित करने को लेकर पूर्व मंत्री व गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद व तरौलिया विधानसभा के विधायक संग्राम यादव के साथ मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने आए गोपालपुर विधायक नफीस अहमद का कहना था कि इस वर्ष हुई भारी वर्षा के कारण जनपद के विकासखंड महाराजगंज व बिलरियागंज सहित पूरी देवारा क्षेत्र में भारी जल जमाव हो गया है। वहीं नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण पूरा देवारा बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिससे वहाँ की स्थिति भयावह हो चुकी है। वहाँ के रहने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि लगातार पिछले कई महीनों में बारिश की समस्या हुई। बारिश की वजह से पूरे निचले इलाके में पानी भर गया, जिससे लोगों का बहुत नुकसान हुआ और फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। फिर अभी कुछ ही दिन पहले जो नेपाल से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, उससे हमारे
क्षेत्र का जो देवारा क्षेत्र है बंधे के उस पार का, उसमें पूरी तरीके से बाढ़ की स्थिति बन गई और वहाँ पर जो फसलें थीं वो पूरी बर्बाद हो गई। किसान परेशान हैं, वहाँ पर जो है चारा नहीं मिल पा रहा है और जो बाढ़ ग्रस्त इलाके में सामग्री मिलनी चाहिए थी, अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा उन बाढ़ पीड़ितों को नहीं पहुंचाई गई है। और आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूं कि पिछली बार भी हम लोगों ने यहाँ से शासन को लिखवाया था कि जिन लोगों की फसलें बर्बाद हो गई उनको मुआवजा मिलना चाहिए। अभी पिछले साल का मिल नहीं पाया, लेकिन इस बार की भारी बारिश से और बाढ़ पानी छोड़े जाने से स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। इसीलिए हम माननीय विधायक डॉक्टर संग्राम जी से हमने बताया, अवगत कराया सारी चीज़ों को। तो हम दोनों लोग आकर जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को हमने पत्र दिया है कि हमारे पूरे इलाके को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए, उसका सर्वे कराकर सबको उसका मुआवजा मिले, क्योंकि जो फसल बर्बाद हुई लेकिन जो आगे की फसल बुआई है, गेहूं की है, सरसों की है या गन्ना किसान है, वो सब परेशान है और वो कहीं ना कहीं सबको बहुत भारी नुकसान हुआ। उसकी भरपाई ये सरकार को करेंगे, नहीं करते हैं तो हम और माननीय विधायक डॉक्टर संग्राम जी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। ठीक। तो ये अतरौलिया विधायक संग्राम यादव का कहना था कि भारी वर्षा और जलजमाव के चलते महाराजगंज, बेरियागंज सहित अतरौलिया के भी कई क्षेत्रों में किसानों की फसल नष्ट हो गई है। वहीं किसानों की फसलों को चारे का भी संकट उत्पन्न हो गया। इसलिए हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र का निरीक्षण कराकर किसानों को नुकसान की मदद के साथ उचित मुआवजा सरकार दे। आदरणीय विधायक श्री नफीस अहमद जी लगातार क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, खासकर गोपालपुर विधानसभा के। तो देखा गया प्रायः कि जो जलभराव के कारण जो नेपाल से पानी आकर के किसानों की फसलों को पूरी तौर पर बर्बाद कर दिया है, पशुओं के सामने संकट आकर के खड़ा हो गया है। किसान एक तो अपने फसलें देख करके परेशान है, बड़ी मेहनत से बुआई किया था, खाद डाला था, सब कुछ, तो जल भराव के कारण धान की फसल चौपट हो गई है और किसान का जो पशु है उसको कहीं ना तो भूसा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। तो इन सारी परेशानियों को जब इन्होंने क्षेत्र भ्रमण किया तो पाया कि इस तरह से आज संकट में गोपालपुर और आजमगढ़ का, खासकर अतरौलिया के भी किसान हैं, जो जल भराव के कारण वहाँ की भी फसलें काफ़ी मात्रा में नुकसान हुई। तो उसको लेकर के हम दोनों लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय से अवगत कराया कि आप उस जल भराव वाले इलाकों का अध्ययन करा लें, सर्वे करा लें और जो इस तरह के किसान हैं जिनके फसलें बर्बाद हुई हैं, जिनके पशु चारे के अभाव में भूखमरी कगार पे खड़े हो गए, उनके लिए आप तत्काल व्यवस्था करा दें। जिलाधिकारी महोदय ने हम सब की बात को ध्यान से सुना और उन्होंने कहा निश्चित तौर पर हम सर्वे कराएंगे, संज्ञान मिलेंगे, अधिकारियों को निर्देश भी देंगे और यथासंभव शीघ्र ही कोई न कोई व्यवस्था कराने का काम करेंगे। इन्हीं सवालों पे हम दोनों लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर पत्र देने का काम किया। आजमगढ़ से खबर है जहां डॉक्टर दिनेश यादव को समाजवादी पार्टी और जनसभा की राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य बनाए जाने पर जनपद में प्रथम आगमन पर जनपद बॉर्डर टोल प्लाजा अमूली से पार्टी की यूथ विंग के पदाधिकारियों हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। गाड़ियों के काफिले से जनपद कार्यालय पहुंचने के बाद वहां मौजूद जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, महासचिव हरिप्रसाद दुबे, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, विनीत राय सहित तमाम लोगों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। दिनेश यादव ने अपने भाषण में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि अध्यक्ष जी ने तो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, अपनी पूरी ताकत से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को 2022 में भारी मतों से मुख्यमंत्री बनाना हर समाज, हर नौजवान, हर तरह के लोगों की जरूरत है। जो बीजेपी में जो भ्रष्टाचार, जो विकास रुक गया है, नौजवान बेरोजगार है, उसके लिए श्री अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को 2022 में 400 से ज़्यादा सीटों पे विजयी बना के सरकार बनाने की जरूरत है, जिसके लिए मैं
और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ जो मुझसे कहा कि आप सरकारी नौकरी मेरे लिए छोड़ रहे हैं, हमको एक पद दिया, इसके लिए मैं जीवन भर मेरा पूरा परिवार उनके लिए चुनाव को किस तरीके में जनता श्री अखिलेश यादव के अलावा कोई विकल्प किसी के पास नहीं है। पूरा समाज जनमानस श्री अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, जिसके लिए सारे नौजवान रोड पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं चुनाव की डेट कब आए। हर समाज हर जाति के लोग श्री अखिलेश यादव के साथ हैं। महिला कल्याण विभाग के तत्वावधान में विकासखंड मोहम्मदपुर में मिशन शक्ति 3 के तहत अंतर्गत स्वावलंबन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला कल्याण विभाग की शिवाली त्रिपाठी ने बताया कि महिलाओं के लिए सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं, पति की मृत्युपरांत निराश्रित विधवा महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, दहेज से पीड़ित महिलाओं का कानूनी व आर्थिक सहायता योजना, पति के मृत्युपरांत निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य आज संचालित की गई है। उसका लाभ उठाएं एवं अपने आसपास की महिलाओं को भी जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें। उन्होंने बताया कि 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 एम्बुलेंस सेवाएं एवं 108 एम्बुलेंस सेवाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए जारी किए गए हैं। आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पुनरीक्षण पूर्व एवं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि संभाजन के उपरांत नए मतदेय स्थलों के अनुसार एकीकृत निर्वाचक नामावली तैयार की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 1 नवंबर को होगा। उन्होंने कहा कि प्रकाशन अवधि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक होगी तथा विशेष अभियान की तिथियां 7, 13, 21 एवं 28 नवंबर 2021 को है। जिलाधिकारी ने भी कहा कि पुनरीक्षण अवधि में बीएलओ डोर टू डोर सत्यापन का कार्य करेंगे तथा पदाभिहित अधिकारी मतदान केंद्रों पर रहेंगे। विशेष अभियान की तिथियों में बीएलओ मतदान केंद्र पर उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि बल्क में दावे आपत्तियां न उपलब्ध कराई जाए। आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र के जमीन दसाव गांव निवासी सुनील शुक्ला पुत्र राम अजोर ने 26 अक्टूबर को जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा था। प्रार्थना पत्र के माध्यम से सुनील शुक्ला ने आरोप लगाया है कि गांव के कुछ लोगों द्वारा सरकारी ट्यूबवेल की जमीन पर मछली पालन के उद्देश्य से गड्ढा खोदा गया है। गांव के कुछ लोगों की शिकायत पर डायरेक्ट 112 की टीम मौके पर पहुंच गई और गड्ढा खुदाई के कार्य को रोक दिया, जिस पर उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर द्वारा तत्काल राजस्व टीम गठित कर जांच करके सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया। वह इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए लेखपाल सचिदानंद मिश्रा ने बताया कि वह उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में यहां पहुंचे हैं और जांच करने पर हमने पाया कि सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा गड्ढा खुदवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट हम लोग उच्च अधिकारियों को देंगे और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। क्या कुछ कहा गांव के ही सुनील शुक्ला, अश्विनी शुक्ला और वीरेंद्र यादव ने, सुनते हैं। सुनील शुक्ला कहाँ के निवासी हैं? जमीन दसाव। एसडीएम साहब के यहाँ क्या मामला है, आए हैं आप? एसडीएम साहब के यहाँ आए थे कि जमीन नलकूप विभाग की जमीन थी, उसमें जबरदस्ती गड्ढा खोदा गया और गड्ढा खोद के उसमें हम ये चाहते हैं कि ये गड्ढा फिर से बंद हो या तो ये मुकदमा दर्ज किया जाए। नहीं, कौन खोदा है गड्ढा? कौन खोदा है? ये सुरेश यादव, प्रवीण यादव और सुभाष यादव और सीलू यादव, विजय नारायण। अच्छा, तो ये लोग गड्ढा खोदे हैं सरकारी जमीन में? हाँ जी। कहाँ पर है ये जमीन? ये जमीन है, जमीन दसाव की जमीन है, भौपुरा के जड़ में है। अच्छा अच्छा। हाँ। ये जो लोग इस पे गड्ढा खोदे हैं, हाँ, किस उद्देश्य से खोदे हैं? ये क्या नाम है आपका? अश्विनी शुक्ला। कहाँ के निवासी हैं? जमीन दसाव। ये क्या मामला है ट्यूबवेल वाली जमीन का, क्या मामला है? ये सरकारी जो है ट्यूबवेल की जमीन है। हाँ हाँ। इस पे कुछ गांव के लोगों ने जो है गड्ढा खुदवाया। अच्छा। अब ये लेखपाल साहब और राजस्व विभाग तय करेगा कि ये किसके अधिकार क्षेत्र में ये गड्ढा खुलवाना है या किसी जो है कार्य योजना के तहत खुदवाया गया। लेकिन ये चीज अभी जो है बहुत गलत है सामाजिक रूप से और बगल वालों को। कौन खुदवाए हैं? गांव, ये कौन सा गांव है, कौन लोग खुदवाए हैं गड्ढा?
गांव के कुछ लोग हैं जो खुदवाए हैं। गांव कौन सा है ये भावकापुरा। भावकापुरा है। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग अधिकारियों से? अधिकारी से ये मांग करना चाहते हैं कि ये किस कार्य योजना के तहत गड्ढा खुदवाया गया। दीजिए अपना। वीरेंद्र यादव। कहाँ के निवासी हैं? जमीन दसाओं के। जमीन दसाओं के। क्या है मामला, क्या गड्ढा उड्ढा वाला मामला है? ये सरकारी नलकूप 11 नंबर की ज़मीन है। हाँ। और इसमें गांव के कुछ लोग जो है 2-3 लोग जेसीबी से गड्ढा खुदवाए हैं। अच्छा, जेसीबी से गड्ढा खुदवाते हुए आपने देखा है? हाँ बिल्कुल, हम लोग थे मौके पर। यहाँ पर 100 नंबर की गाड़ी भी आई थी। अच्छा। गांव के प्रधान भी मौके पर थे और गांव के तमाम सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप लोग? सरकारी ज़मीन पर जो भी प्रोसीजर, अगर ये नलकूप विभाग की ज़मीन है, कोई ये गांव सभा की व्यक्तिगत ज़मीन तो है नहीं, इसमें आप जेसीबी से गड्ढा खुदवा दिए। अगर इस तरह का सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है नलकूप विभाग के, तो इस पर जो भी विभागीय कार्रवाई बनती है शासन प्रशासन की, वो करना चाहिए। आजमगढ़ में सिंचाई विभाग के इंजीनियरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ सिंचाई विभाग ने शासी अधिकारी बाढ़खंड कार्यालय आजमगढ़ पर धरना देकर सरकार की उपेक्षात्मक नीति का विरोध किया। खास बात यह रही कि कर्मचारियों ने, इंजीनियरों ने थाली बजाकर सरकार को चकाने का प्रयास किया। उनका कहना था कि यह सरकार कोरोना काल में जिस प्रकार से थाली बताली से निपटने का प्रयास कर रही थी और यह उसी की भाषा समझती है, इसलिए हम लोग थाली बजा रहे हैं ताकि सरकार उनकी बात समझ सके। सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ सिंचाई विभाग के से जुड़े जेई व एई के प्रशासनिक स्तर पर किए गए स्थानांतरण के अलावा एसीपी प्रोन्नति और अस्थायीकरण को लेकर ढुलमुल रवैया इंजीनियरों के आक्रोश का प्रमुख कारण है। क्या कुछ कहा इकमाल अख्तर, मंडल अध्यक्ष सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ सिंचाई विभाग ने, सुनवाते हैं। क्या नाम है? मैं इंजीनियर मोहम्मद कमाल अख्तर, मंडल अध्यक्ष सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ मंडल आजमगढ़ हूँ। आज का धरना प्रांतीय नेतृत्व के आदेश पर पूरे प्रदेश में अधिशासी अभियंताओं के कार्यालयों पर चल रहा है। शासनादेश के तहत स्थानांतरण न करने और मनमाने ढंग से जेईओ का और एईओ का स्थानांतरण करने और जेईओ की समस्याओं में मनमाने ढंग से अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता और प्रमुख अभियंता द्वारा मनमाने रोज बिना नियम विरुद्ध आदेश पारित करने से रुष्ट होकर के प्रांतीय नेतृत्व, इससे पहले 22 सितंबर को धरने का कार्यक्रम था, लेकिन शासन के आश्वासन पर 1 हफ्ता टालने का अनुरोध किया गया था। हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने उसको टाला, लेकिन फिर भी मांगे जस की तस रही, कोई वार्ता में समुचित परिणाम नहीं मिला। इसलिए धरना 26 तारीख को पूरे प्रदेश में हर अधिशासी अभियंता के कार्यालयों पर जारी है। उसी के क्रम में बाढ़खंड आजमगढ़ में भी धरने का कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारा धरना अभी तक जारी है। थाली बजा के क्या होती है इसका? थाली, चूँकि ये सरकार के लोग थाली और कोरोना काल में थाली और ताली से ही अपना उसको समस्या का निदान करते हैं, इसलिए चूँकि हम लोग इस सरकार के कर्मचारी हैं, तो इसलिए थाली और ताली का यहाँ भी उपयोग किया गया है कि सरकार के लोग उसी को समझते हैं। तो हमारी आज बलिया पुलिस ने पुलिस अधीक्षक राजकर नैयर के निर्देश पर धुआंधार कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को जेल भेजा है। बता दें कि थाना उभाव पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ डांस करने वाले 2 नफर अभियुक्त अरविंद कुमार गौड़ पुत्र अर्जुन प्रसाद गौड़ तुर्तीपार थाना उभाव जनपद बलिया व आकाश उर्फ फूकन यादव पुत्र राम नरेश यादव निवासी ग्राम तुर्तीपार थाना उभाव को एक तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। तो ही रसला पुलिस ने एक नफर अभियुक्त अरविंद कुमार बर्नवाल पुत्र हीरालाल बर्नवाल गुदरी बाजार थाना रसला जनपद बलिया को गिरफ्तार कर कब्जे से 6 अदद कार्टून में पटाखा कुल 137 किलो लगभग बरामद किया है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ये थाना रेवती पुलिस ने 302 का वांछित अभियुक्त संजय मंजे गौड़ पुत्र अनंत गौड़ निवासी वार्ड नंबर 11 कस्बा रेवती थाना रेवती जनपद बलिया को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से आला कत्ल और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। हल्दी थाना पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में
पूर्व से वांछित चल रहे अभियुक्त भोला पाठक पुत्र उमेश पाठक निवासी नेनुआ थाना डुमराव जिला बक्सर बिहार को कोलकाता के जिला हुगली से गिरफ्तार किया और अपहृता को सकुशल बरामद कर लिया है। तो वही थाना हल्दी पुलिस ने अपनी दूसरी कार्रवाई में फर्जी रजिस्ट्री करने वाले एक वांछित एक नफर अभियुक्त कमलेश पांडे पुत्र स्वर्गीय अवधेश कुमार पांडे निवासी रामपुर थाना रेवती जनपद बलिया को गिरफ्तार किया है।